क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व के साथ साथ भारत के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार जैना, स्पेशल रिलीफ कमिश्नर हैं उड़ीसा के। कई साइक्लोन्स देखे हैं, कितने साइक्लोन्स इस समय हम कहें कि अब प्री मानसून पोस्ट मानसून आ रहे हैं और इसका क्या रेलेवेंस है क्लाइमेट चेंज से? देखिए, ये पिछले 21 साल में ये हम 8वां मेजर साइक्लोन उड़ीसा में देखे हैं। और 99 में जो चक्रवात तूफान आई थी उसमें से हाईएस्ट विंड स्पीड हम देखे थे 260-270 किलोमीटर पर प्रति घंटा, और उसमें से उड़ीसा में 9,000 से ज़्यादा लोग भी गुजर गए थे। तब से अभी तक ये 8वां मेजर साइक्लोन उड़ीसा में देखे हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये पिछले 2.5 साल में ये 5th साइक्लोन, और पिछले 26 महीने में ये 3री समर साइक्लोन। अच्छा, 2019 के पहले 50-60 साल पहले एक समर साइक्लोन आया था, तो 50-60 साल के बाद 2 साल में 3 समर साइक्लोन। और फिर दूसरी चीज़ जो हमको देखने मिला है, ये समर साइक्लोन टाइम में बाढ़ आना ये एक नई चीज़ है। और ये सब क्यों हो रहा है, उसको अगर कोई थोड़ा सा एनालिसिस करेगा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। 2 चीज़, एक तो नंबर ऑफ डिजास्टर्स बढ़ रहा है, दूसरे इसका जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। और उसका जो मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं कि ये जो साइक्लोन है इनका इंटरेक्शन कोस्टल लाइन पे क्या हो रहा है, कोस्ट को कैसे अफेक्ट करती है, इसमें आपको पता चलेगा कि हाउ जो जलवायु परिवर्तन है या क्लाइमेट चेंज हम जिसको बोलते हैं, ये कैसे प्रभावित करता है हमारा एक जीवन को, और दूसरी है जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको। जब आप बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, इसका वेजिटेशन पे यानी कि पेड़ पौधों जानवरों पर और मछलियों पर क्या असर होता है? देखिए, ये जो जितने चक्रवात तूफान आए हैं और उसके साथ भी हम जो देख रहे हैं आजकल, जैसे बाढ़ की स्थिति अजब हो गया है। आजकल कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। हम ऐसे बोलेंगे कि इस साल इतना बारिश होने से हमको साल में 1-2 बाढ़ आती है, लेकिन कहाँ आती है। और एक चीज़, नया चीज़ हमको देखने में मिल रहा है उड़ीसा में, दूसरा स्टेट में भी है। आपको हैदराबाद में फ्लडिंग, हैदराबाद जैसे उनका टोपोग्राफी है, वहाँ फ्लडिंग कैसे होगी। अभी हमारा एक बलंगीर टाउन है, लास्ट ईयर एक दिन में 24 घंटे में 515 मिलीमीटर 555 मिलीमीटर रेनफॉल इन 24 आवर्स, और 2 दिन में 818 मिलीमीटर रेनफॉल हो गया। एक साल का 60% रेनफॉल 2 दिन में हो जाती है। इस साल भी ये जो साइक्लोन आई, यस, उसमें हमारा सिमिलीपाल एरिया में जो बायोस्फीयर है उसमें लगभग साल का 40% रेनफॉल 2 दिन में आ गया। तो ये जो हो रहा है कि कुछ जगह में बहुत ज़्यादा बारिश होना, कुछ जगह में बारिश ना होना, और साइमल्टेनियसली फ्लड और ड्राउट का सिचुएशन होना, ये दिस इज ऑल रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। जब आप पेड़ों की बात कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी का कितना बड़ा योगदान होता है साइक्लोन के समय पर? आप देखिए, मैं ये जो साइक्लोन फनी 2019 मई को आई थी, उसमें आप देखोगे ये लैंडफॉल कहाँ किया, पूरी की पूरी कोणार्क के बीच में आसपास जो हमारा वहाँ एक रिजर्व फॉरेस्ट है, बालूखंड रिजर्व फॉरेस्ट, वही पाया। तो हमको तो पता था कि बहुत ज़्यादा स्पीड पे आएगा, लेकिन बालूखंड एरिया में जब लैंडफॉल हुई तो सडनली देयर वाज ए रिडक्शन इन विंड स्पीड। सिमिलरली हम पिछले भी कई साइक्लोन में हम देख रहे हैं कि भीतरकनिका एरिया जहाँ हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पारादीप एरिया में स्पीड ज़्यादा होता है, हमारा भीतरकनिका का हिंटरलैंड में स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। उसका प्रमुख कारण ये हो सकती है कि ये पेड़ के टकराव जब होता है, साइक्लोन का विंड टकराव करती है, उसके बाद उसका वेलोसिटी में ड्रॉप हो जाती है। सो इसीलिए हम हरदम बोलते हैं कि हमारा अगर अच्छा शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन होता ही है कहीं, तो दैट एक्ट्स एज द फास्ट बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन। वो ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन जो हिंटरलैंड को सेव कर लेते हैं। बंगाल में सुंदरबन और बाकी सब की क्या भूमिका रहती है? देखिए, सुंदरबन इंडिया का सबसे बड़ी मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और वहाँ बायोडाइवर्सिटी और उनका जो डेंसिटी है काफ़ी अच्छा है। इसीलिए सुंदरबन में जब खाड़ी से जब जाती है साइक्लोन, तो हिंटरलैंड में, बांग्लादेश का जो हिंटरलैंड है या वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न एरिया में, ये स्पीड ड्रॉप हो जाती है। तो
पहले तो माने साइक्लोन का जो विंड वेलोसिटी होता है उसको कम करने के लिए अच्छी प्लांटेशन अगर कोस्टल बेल्ट में है, वो वही सबसे बड़ी प्रतिरोध जो क्षमता होती है वहीं से आ जाती है। तो हमको इसीलिए क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए सबसे बड़ी आयुध जो होना चाहिए वो प्लांटेशन होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल तरीके से अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जिस तरह से हवा बदल रही है, जिस तरह से वायु बदल रही है और जिस तरह से जल में परिवर्तन आ रहा है, सी में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? कोस्टल एरिया में लहर बदल रही है या सी आगे बढ़ रहा है, समुद्र बढ़ रहा है? देखिए, हम तो वहीं उड़ीसा में, क्योंकि मैं भी वाटर रिसोर्स का सेक्रेटरी 5 साल रहा था, तो उसमें हम देखे हैं कोस्टल इरोजन आजकल बढ़ रही है। और पहले क्या होता था, एक छोटा सा एक गांव, थोड़ा बहुत एरिया थोड़ा कम हो जाती थी, बट लेकिन लास्ट 5-6 साल में हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देख रहे हैं। जैसे गंजाम ज़िले में एक रमियापटना है, वो गांव शायद अगला कुछ साल में शायद नहीं रहे। हमारा एक केंद्रापड़ा ज़िले में एक गांव था सात भैया, वो गांव अभी नहीं है, उसको हम 7-8 किलोमीटर दूर हम ला के फिर रिहेबिलिटेट किए हैं। ऐसे हम उड़ीसा में 7-8 एरिया देख रहे हैं जहां आजकल सी इरोजन बहुत बढ़ रही है। इवन पूरी टाउन 4 साल पहले पूरी टाउन में जो सी फेसिंग जो रोड था, वो रोड भी आधा खाली था। अच्छा, उसको जब एक ये था कि उसको प्रोटेक्शन करने के लिए स्टोन डंपिंग करेंगे, आई रेजिस्टेड, बोला ऐसे करना नहीं चाहिए, हम नेचुरल रीजनरेशन करेंगे। तो फिर हम NIOT और IIT चेन्नई से बात करके उनका एडवाइस लेके थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस किया, एंड दी कोस्ट वाज रीबिल्ट, द बीच वाज रीबिल्ट, रीनरिश्ड। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि जहाँ हमारा थोड़ा स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन कर रहे हैं और वो थोड़ा सही ढंग से साइंटिफिकली नहीं करते हैं, तो वहाँ ज़्यादा इरोजन होती है। तो और ईस्टर्न कोस्ट पे हम देख रहे हैं, जैसे नॉर्थ को हम जाते हैं, हमारा टाइडल सर्च, स्टॉर्म सर्च का हाइट बढ़ती जाती है। तो जैसे हमारा गंजाम में 1 मीटर 1.5 मीटर का होती है, लेकिन बालेश्वर में जो मॉडल के हिसाब से 8 मीटर तक जाती है, इस बार 4.5-5 मीटर तक यस में भी हम टाइडल सर्च देखें। इसलिए 300-400 गाँव में सलाइन वाटर अभी भर गया है। अच्छा देखिए, ये क्लाइमेट चेंज का कैसे असर होती है कृषि के ऊपर। अभी जो 300-400 गाँव में पानी, समुद्र का पानी घुस गया, सलाइन वाटर, अभी तो ठीक है 4-5 दिन हो गया है, मे बी अनदर 4-5 दिन के बाद पानी चला जाएगा, लेकिन वो सलाइन वाटर अभी सॉइल को कैसे सैलिनिटी डाल देती है, एंड उसका इम्पैक्ट तो खरीफ क्रॉप के ऊपर पड़ेगा। इसलिए हम अभी कुछ साइंटिस्ट भेजे हैं जो अभी काम कर रहे हैं स्टडी कि खरीफ क्रॉप के लिए हम क्या करना पड़ेगा। तो ये सब इम्पैक्ट जो है ना, लाइफ एंड एज वेल एज लाइवलीहुड दोनों के ऊपर आएगा। तो इसलिए 3 बातें जो आप कहना चाहेंगे जो इमीडिएटली करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज को कम से कम नुकसान पहुंचाए। ये क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए शायद द वन एंड द ओनली वन इंटरवेंशन इज हाउ डू वी मेंटेन द ग्रीनरी, दैट मीन्स हाउ डू वी प्लांट मोर ट्री, हाउ डू वी प्रोटेक्ट मोर ट्रीज, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज हाउ थ्रू आवर ह्यूमन एक्शन, हम जो डेवलपमेंट एक्शंस करते हैं उसमें डिजास्टर रेजिलियंस, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पैरामीटर्स को हम अगर अनदेखा करेंगे, ऐसे ही अपने आप कुछ ना कुछ कर देंगे, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड उसको तो भुगतना पड़ेगा हम लोगों को। इसीलिए जो 3 चीज़ करना चाहिए, पहले तो है नेचुरल वे में हमको जो भी इम्पैक्ट होती है क्लाइमेट चेंज का, उसका नेचुरल सोल्यूशन निकलना पड़ेगा, जिसमें क्रिएटिंग ग्रीन मीन्स अफोरेस्टेशन एंड देन फार्मिंग और एनी एक्टिविटी पर्टेनिंग टू ग्रीन्स इन ए ऑर्गेनिक वे, वो दोनों चीज़ देखना पड़ेगा। थर्ड, हमारा जो बिहेवियरल अप्रोच ऑफ ह्यूमन बींग्स, दी डेवलपमेंट अप्रोच दैट वी आर फॉलोइंग, उसको भी उसका सस्टेनेबिलिटी एंगल से भी देखना पड़ेगा। वो अगर नहीं देखेंगे तो फिर जितना भी स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन करेंगे वो शायद हमारे लिए ज़्यादा विपद लाएगी। मे बी इट विल ऐड टू द प्रॉब्लम, इट विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। प्रकृति की अनदेखी करना ही उसकी विपत्ति का कारण हो जाता है, और अगर ये अनदेखी लगातार बरकरार रही तो प्रकृति की टेढ़ी नज़र को देखना लगभग किसी के लिए संभव नहीं होगा। ज़रूरत है जाग जाने की। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भुवनेश्वर, ओडिशा, ABP न्यूज़।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।